नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी जिंदगी का कह सकते हैं एक सेंटर पॉइंट है। पैसा और बैंक, ये दोनों आखिर काम कैसे करते हैं, हमारी दुनिया को चलाते कैसे हैं? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां पैसा हो ही ना? मतलब कुछ चाहिए तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर क्या असल में ये इतना आसान है? चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक मोची है, बड़े शानदार जूते बनाता है, पर उसे अपने परिवार के लिए गेहूं चाहिए। अब दूसरी तरफ एक किसान है, उसके पास गेहूं तो है लेकिन उसे जूतों की नहीं कपड़े की जरूरत है। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो होता क्या है, मोची पहुंचता है किसान के पास, पर किसान कहता है भाई मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़ा चाहिए। और नतीजा, सौदा हुआ ही नहीं। मोची को गेहूं नहीं मिला, किसान को कपड़ा नहीं मिला, दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हुई। इसी सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, और यही थी इसकी सबसे बड़ी, सबसे बेसिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी प्रॉब्लम का एक फैंसी नाम है जरूरतों का दोहरा संयोग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सौदा तभी होगा जब दो ऐसे लोग मिले जिनके पास एक दूसरे की जरूरत का सामान हो, और वो भी एक ही टाइम पर। अब सोचिए ऐसा होना कितना मुश्किल है। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए इतिहास में एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी चीज का आविष्कार हुआ। वो था पैसा। और इसने तो व्यापार करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। पैसा काम करता है विनिमय के माध्यम की तरह, यानी लेन देन का एक जरिया। अब देखिए, मोची को उस किसान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है जिसे जूते चाहिए। वो अपने जूते किसी को भी बेच सकता है, उससे पैसे ले सकता है, और फिर उन पैसों से कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज के जमाने का पैसा क्या है? ज्यादातर लोग सोचेंगे नोट और सिक्के, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में मॉडर्न मनी यानी आधुनिक पैसे के दो रूप हैं। पहला तो वही है जो हम जानते हैं, करेंसी, जो हमारी जेब में होती है, और दूसरा है वो पैसा जो बैंकों में जमा है, जिसे डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक कागज का नोट या एक धातु का सिक्का, इसकी अपनी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। तो फिर हम सब मिलकर इसे इतनी कीमती चीज क्यों मानते हैं? इसके पीछे क्या है? इसका जवाब छिपा है दो शब्दों में, सरकार और भरोसा। देखिए, भारत में करेंसी कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, और सरकार उसे कानूनी मान्यता देती है। इसी को कहते हैं लीगल टेंडर। इसका मतलब यह है कि भारत में कोई भी किसी भी पेमेंट के लिए रुपए लेने से मना नहीं कर सकता। और क्योंकि सबको पता है कि यह हर जगह चलेगा, इसीलिए सब इस पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा उस कागज को मूल्यवान बनाता है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की दूसरे रूप की। वो पैसा जो असल में दिखाई नहीं देता, लेकिन शायद आज के दौर में ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ये वो पैसा है जो हम अपने बैंक खातों में रखते हैं। इसे डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो पैसा है जिसे हम अपनी डिमांड पर, मतलब जब भी हमें जरूरत हो, तुरंत निकाल सकते हैं। और इसके फायदे क्या हैं? एक तो हमारा पैसा सेफ रहता है, और दूसरा, बैंक इस पर हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देता है। और इस जमा पैसे का एक और बड़ा फायदा है, हमें हर चीज के लिए कैश निकालने की जरूरत नहीं। हम इसका इस्तेमाल बिना कैश के भी कर सकते हैं, जैसे कि एक चेक के जरिए। अब चेक क्या है? ये बस हमारे बैंक के लिए एक लिखित ऑर्डर है कि भाई मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकालकर इस दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में डाल दो। बस, कोई कैश का झंझट नहीं, और बड़े बड़े पेमेंट्स भी एकदम सेफ और आसान। तो आखिर ये बैंक करते क्या है? यहाँ पर उनका सबसे जरूरी काम सामने आता है। बैंक, आप समझिए, एक तरह के बिचौलिए या मीडिएटर हैं। वो क्या करते हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उनसे डिपॉजिट लेते हैं, और जिन्हें पैसे की जरूरत है उन्हें लोन के तौर पर दे देते हैं। सिंपल। अब एक ऐसी बात जो सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, क्या लगता है बैंक हमारे जमा किए हुए पैसे का कितना हिस्सा अपने पास कैश में रखते होंगे? नहीं, सिर्फ लगभग 5%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ओनली 5%। तो जाहिर है दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, अगर बैंक में सिर्फ 5% कैश है तो हमारा बाकी का 95% पैसा गया कहाँ? क्या वो सेफ है? और इसका जवाब है लोन्स यानी कर्ज।
बैंक हमारे डिपॉजिट के उस बड़े हिस्से का इस्तेमाल लोगों को और बिजनेस को लोन देने में करते हैं। किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, ये सब इन्हीं लोन्स से होता है। और यही लोन्स हैं जो पूरी इकोनॉमी के पहिए को घुमाते हैं। तो फिर बैंक की कमाई कैसे होती है? बहुत सिंपल है। वो हमें डिपॉजिट पर जो ब्याज देते हैं वो काफ़ी कम होता है, और जो लोन वो दूसरों को देते हैं उस पर वो ज़्यादा ब्याज लेते हैं। तो इस लेने और देने वाले ब्याज के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही बैंक का प्रॉफिट है। यही है पूरा बिजनेस मॉडल। तो देखिए, हमने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया था? एक मोची और किसान की एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम से। और आज हम कहाँ आ गए हैं? एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम पर जो डिपॉजिट्स, लोन्स और सबसे बढ़कर भरोसे पर चलता है। एक ऐसा सिस्टम जो आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा है। तो सवाल ये है कि क्या लोन लेना हमेशा एक अच्छा फैसला होता है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और क्रेडिट को ठीक से समझने के लिए इस सवाल के तह तक जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इससे पहले कि हम नतीजों पर कूदें, जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये क्रेडिट चीज क्या है, इसे एकदम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट या लोन मतलब ये एक सीधा साधा सा एग्रीमेंट है। एक तरफ कोई उधार देता है और दूसरी तरफ कोई उस उधार को भविष्य में चुकाने का वादा करता है। बस भविष्य में पेमेंट करने का एक वादा, सिंपल। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की इकोनॉमी में क्रेडिट कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे घर खरीदना हो या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना हो, क्रेडिट उस इंजन की तरह है जो हमारी दुनिया को आगे बढ़ाता है। तो क्रेडिट किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकता है, कैसे बेहतर बना सकता है, इसके लिए मिलते हैं सलीम से, जो एक जूता निर्माता है, और देखते हैं कि उन्होंने कैसे कामयाबी पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो कहानी कुछ यूं है। त्योहारों का सीजन आता है और सलीम को जूतों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे कच्चा माल चाहिए, कारीगर चाहिए, तो वो एक लोन लेता है। वो समय पर अपना प्रोडक्शन पूरा करता है और इससे उसे हुआ तगड़ा मुनाफा। और सबसे अच्छी बात, वो उस मुनाफे से बड़ी आसानी से अपना लोन चुका देता है। तो इस केस में क्या हुआ? क्रेडिट कोई बोझ नहीं बना, बल्कि वो तो एक मौका बन गया, एक ऐसी सीढ़ी जिसने सलीम को तरक्की करने में मदद की। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना? तब क्या होता है जब ये सीढ़ी टूट जाए? अब देखते हैं क्रेडिट का वो दूसरा स्याह चेहरा। और इसे समझने के लिए अब हम चलेंगे स्वप्ना की कहानी की तरफ। स्वप्ना एक छोटी किसान है जो अपनी फसल के लिए लोन लेती है, लेकिन बदकिस्मती से या तो कीड़े लग जाते हैं या फिर बारिश ही नहीं होती और उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब वो लोन चुका नहीं पाती, कर्ज पर ब्याज चढ़ता जाता है और वो एक जाल में फंसती चली जाती है। आखिर में उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ जाता है। तो यहाँ नतीजा सलीम की कहानी से बिल्कुल उल्टा है। क्रेडिट यहाँ सीढ़ी नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा गड्ढा बन गया जिसने स्वप्ना को फंसा लिया, जिसे हम कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ही चीज, क्रेडिट, एक के लिए वरदान बन गई और दूसरे के लिए अभिशाप। सलीम के लिए फायदा और स्वप्ना के लिए इतना बड़ा नुकसान। ऐसा क्यों? देखिए, इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। क्रेडिट फायदेमंद होगा या नुकसानदायक, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, सिचुएशन में रिस्क कितना है, और दूसरा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या कोई सपोर्ट सिस्टम है। सलीम का काम मतलब जूते बनाना, उसमें रिस्क थोड़ा कम था, लेकिन स्वप्ना की खेती, वो तो पूरी तरह से मौसम के भरोसे थी, मतलब हाई रिस्क, और उसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। अच्छा, तो इस रिस्क और सपोर्ट को और अच्छे से समझने के लिए ना हमें कर्ज की शर्तों को देखना पड़ेगा, जिन्हें टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होती है। तो जब भी कोई लोन लिया जाता है ना, तो उसके अग्रीमेंट में ये 4 चीजें जरूर होती हैं। ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट, चुकाने का समय यानी रीपेमेंट पीरियड, कोलैटरल यानी कोई सिक्योरिटी या गारंटी, और जरूरी कागजात यानी डॉक्यूमेंटेशन। अब इन चारों में से एक शर्त ऐसी है जो अक्सर सबसे बड़ी दीवार बन जाती है, एक ऐसी रुकावट जो बहुत से लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर कर देती है, और वो है कोलैटरल। तो ये कोलैटरल होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक गारंटी है, कोई ऐसी चीज जो कर्ज लेने वाले के पास है,
जैसे जमीन, मकान या जानवर, जिसे वो लेंडर के पास गारंटी के तौर पे रखता है जब तक लोन चुक ना जाए। मतलब अगर लोन नहीं चुका पाए तो लेंडर को हक है कि वो उस चीज को बेचकर अपना पैसा वसूल। और बस यहीं पर सिस्टम की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। देखिए, अगर किसी के पास कोलैटरल देने के लिए कुछ है, जमीन है, घर है, तो बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन जिनके पास ये सब नहीं है, उनके लिए वही दरवाजे अक्सर बंद मिलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम क्रेडिट की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को देखेंगे, फिर समझेंगे कि कर्ज लेना इतना महंगा क्यों पड़ सकता है। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन की बात करेंगे, देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, और आखिर में समझेंगे कि सबके लिए एक फेयर क्रेडिट सिस्टम होना इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, क्रेडिट की दो दुनियाएं। मतलब जब लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो असल में उनके सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। तो देखिए, पहला रास्ता है फॉर्मल क्रेडिट का। इसमें आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन सबको रेगुलेट करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। यही वजह है कि यहाँ सब कुछ नियमों के हिसाब से चलता है, चाहे वो ब्याज दरें हों या कोई और शर्त। और दूसरा रास्ता है इनफॉर्मल क्रेडिट का। इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक और हाँ, दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पता ही क्या है? इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, और यहीं से मनमानी की गुंजाइश शुरू हो जाती है। अब जरा इन दोनों का आमने सामने का मुकाबला देखिए। एक तरफ फॉर्मल सेक्टर है, जहां आरबीआई की निगरानी है, ब्याज दरें कम हैं, लेकिन खूब सारी कागजी कार्रवाई है। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर, कोई कंट्रोल नहीं, ब्याज दरें आसमान छूती हैं, लेकिन हाँ, लोन मिलना बहुत आसान होता है। और आप जानते हैं, यही वो वजह है कि गरीब लोग अक्सर इस पर निर्भर हो जाते हैं। और बस यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं, कर्ज की ऊंची कीमत। अब हम देखेंगे कि इस क्रेडिट के बंटवारे का असल जिंदगी में लोगों पर क्या असर पड़ता है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को बड़े अच्छे से दिखाती है। ये एनसीईआरटी का 2019 का डेटा है। गांव के लोग अपना क्रेडिट कहां से लेते हैं? 51% तो बैंकों से आता है, लेकिन जरा दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा देखिए, 23% आज भी साहूकारों से आता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये डेटा हमें साफ साफ एक बात बताता है, गरीब परिवार अपनी जरूरतों के लिए इनफॉर्मल क्रेडिट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम समाज के सबसे कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, तो इनफॉर्मल क्रेडिट इतना खतरनाक क्यों है? सोचिए, ब्याज दरें इतनी ज्यादा हैं कि चुकाना मुश्किल हो जाता है, कोई निगरानी नहीं है तो शोषण होने का पूरा चांस रहता है। और सबसे बुरी बात, ये उधार लेने वाले को एक ऐसे कर्ज के जाल में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम की बात की है ना, लेकिन अब हम एक ऐसे पावरफुल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है। हमारा तीसरा सेक्शन, गरीबों के लिए एक जीवन रेखा। और ये सॉल्यूशन है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप या एसएचजी। ये क्या होता है? ये 15 से 20 लोगों का, खासकर महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप होता है। ये लोग रेगुलर मिलते हैं और अपनी छोटी छोटी बचत को एक साथ जमा करते हैं, एक तरह से एक मिनी बैंक। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। हमारा सेक्शन 4, स्वयं सहायता समूह कैसे काम करते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया मिलकर एक बड़ी आर्थिक ताकत बन जाता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सारे मेंबर्स अपनी बचत जमा करते हैं, फिर ग्रुप खुद ही ये तय करता है कि किस मेंबर को लोन की जरूरत है, कितना पैसा देना है, ब्याज क्या होगा और वापसी कैसे होगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ किसी गारंटी या कोलैटरल की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा ग्रुप ही एक दूसरे की गारंटी बन जाता है। इसी भरोसे पर ये ग्रुप्स अपने नाम पर बैंकों से भी बड़े लोन ले पाते हैं। इसके फायदे सिर्फ पैसों तक ही नहीं हैं, ये कोलैटरल यानी गारंटी वाली प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर देता है। ये गरीबों के लिए फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचने का एक पुल बन जाता है। और शायद सबसे जरूरी, ये महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीकों से मजबूत बनाता है। उन्हें हेल्थ और न्यूट्रिशन जैसे जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। और अगर कोई सोचे कि क्या ये सिर्फ एक छोटा मोटा आइडिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रूवन मॉडल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, जिसे नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया था। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये मॉडल कितने बड़े स्केल पर सफल हो सकता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, उचित क्रेडिट क्यों मायने रखता है।
यहां हम जमीनी स्तर पर हो रहे इन कामों को देश के विकास के बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखेंगे। तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ ये है कि सस्ता और आसानी से मिलने वाला क्रेडिट सिर्फ किसी एक इंसान का पर्सनल मैटर नहीं है। ये किसी भी देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। ये लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने, खेती को बेहतर बनाने और गरीबी के चक्र से बाहर निकलने का मौका देता है। और इस बात पर NCERT का निष्कर्ष भी मोहर लगाता है। वो कहते हैं, पैसा और क्रेडिट आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं। क्रेडिट आय में सुधार कर सकता है या लोगों को कर्ज में धकेल सकता है। इसलिए विकास के लिए औपचारिक क्रेडिट का विस्तार करना और उचित शर्तें सुनिश्चित करना आवश्यक है। बिल्कुल सीधी और साफ बात। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्वयं सहायता समूह जैसे छोटे छोटे फाइनेंशियल इनोवेशंस क्या सच में लाखों लोगों का आर्थिक भविष्य पूरी तरह से बदल सकते हैं? और अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जानकारी न सिर्फ आपके लिए बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की हो सकती है जो भरोसेमंद नोट्स ढूंढ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है।